हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस, जिसमें हमने अब तक पढ़ा कि उसके जो दो मेजर स्टेजेस होते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन के बाद में। फिर डार्क रिएक्शन में भी हमने पढ़ा था उसके फर्दर 3 टाइप्स होते हैं जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जिसमें पहला था C3 साइकिल, C4 साइकिल एंड लास्ट में हमने पढ़ा था कैम्प। तो ये तो हो गई जो मेजर स्टेजेस जो फोटोसिंथेसिस को एक्चुअली एक्सप्लेन करता है कि वो प्रोसेस होती कैसे है। आज हम डिस्कस करेंगे कि मेजर फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। तो फैक्टर्स की बात करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस की। तो ये दो तरह के फैक्टर्स हो जाएंगे। पहला हो जाएगा आपका इंटरनल और दूसरा हो जाएगा एक्सटर्नल। इंटरनल में हो जाएंगे वो सारे कैरेक्टर जो एक्चुअल प्लांट को बना रहे हैं, जो प्लांट का कंपोजिशन हो जाएगा इसका। और एक्सटर्नल हो जाएंगे वो सारी चीज़ें जो फोटोसिंथेसिस में वो बाहर से ले रहा है, जैसे कि CO2 हो गया, लाइट हो गया। तो ये हो जाएंगे एक्सटर्नल फीचर्स में। तो हम एक्सटर्नल में पढ़ेंगे सनलाइट कैसे इफेक्ट करता है, उसके बाद से CO2 का कंसेंट्रेशन ये भी इफेक्ट करता है, क्योंकि ये सब सबस्ट्रेट होते हैं फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में। इसके अलावा टेम्परेचर भी होता है और वाटर। हम इसके बारे में पढ़ेंगे एक्सटर्नल में, क्योंकि ये सारी चीज़ें से बाहर से मिल रही हैं। इंटरनल फीचर्स की बात करें तो ये जो इंटरनल कैरेक्टर होता है किसी भी प्लांट का, उसकी जो जीन्स होते हैं, जो उसके पेरेंट्स से कैरेक्टर मिले होते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है डिपेंड्स ऑन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड प्लांट ग्रोथ। ये सब जब आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि प्लांट के जो पेरेंट कैरेक्टर है वो काफ़ी अच्छे होते हैं, फिर भी प्लांट जो होता है अपने पेरेंट्स की कंपैरिजन में अच्छे से डेवलप नहीं करता है। तो उसके पीछे क्या रीज़न होता है? उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न वो ये होता है कि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला होता है, जो उसके प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करता है। तो ये दो कैरेक्टर हो गए, मतलब जिस पर डिपेंड करता है कि इसके इंटरनल फीचर्स। वो हो गया आपका पहला जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन और दूसरा हो गया प्लांट ग्रोथ। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंटरनल कैरेक्टर्स की। इंटरनल कैरेक्टर में बात करें तो पहला हो जाएगा लीव्स की। में बात करें तो लीव्स के नंबर पे, साइज पे और ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। अगर किसी भी प्लांट में नंबर ऑफ लीव्स ज़्यादा हो तो क्लोरोफिल ज़्यादा हुई तो इसके चांसेस ज़्यादा होंगे कि वो जो ग्लूकोज की सिंथेसिस कर रहा है फोटोसिंथेसिस में वो ज़्यादा होगा। तो नंबर की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया फोटोसिंथेसिस, साइज के भी सेम। ओरिएंटेशन की बात करी तो मैंने इससे पहले भी क्लासेस में बताया था कि उसके ओरिएंटेशन बदलते रहते हैं सनलाइट की अमाउंट पे। तो वो कुछ उसका ओरिएंटेशन ऐसा होना चाहिए कि इंटेंसिटी के बेसिस पे वो ऐसे खुद को एडजस्ट कर ले ताकि वो ऑप्टिमम लाइट ले सके। तो उस हिसाब से फोटोसिंथेसिस की रेट ज़्यादा हो सकती है। इसके बाद से हो जाएगा आपका, ये तो हो गया लीव्स के बारे में। मीजोफिल सेल्स सेकंड हो जाएगा। ये वेल डेवलप होनी चाहिए। लेट्स में हमने पढ़ा था नंबर के बारे में, साइज एंड ओरिएंटेशन। मीजोफिल सेल्स जो लीव्स में पाई जाती हैं, अगर वो वेल डेवलप्ड होंगी तो क्लोरोप्लास्ट वेल डेवलप्ड होगा, फिर इसके बेसिस पे क्लोरोफिल ज़्यादा होगा, तो वो फोटोसिंथेसिस की रेट अच्छी होगी इसमें। उसके साथ ही हो जाएगा नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, ये जितने
जितने भी फैक्टर अब तक लिखे गए हैं ये डायरेक्टली यही इंडिकेट कर रहा है कि अगर फाइनली हमें क्लोरोफिल चाहिए होगा फोटोसिंथेसिस के लिए, उसकी अमाउंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर ज़्यादा हुई तो फोटोसिंथेसिस की रेट ज़्यादा होगी। तो ये तो हो गया इंटरनल कैरेक्टर। इसके साथ ही आता है एज ऑफ लीव्स। इसकी बात करें तो जब मैच्योरिटी तक ये जब पहुंच रहा होता है फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ रही होती है, क्योंकि इसका मैच्योरिटी तक उसका डेवलपमेंट और अच्छे से हो रहा होता है, उसमें सेल्स का डिफरेंशिएशन हो रहा होता है, तो उस टाइम फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ती है। पर जब सीनेसेंस की स्टेज आती है तो फोटोसिंथेसिस कम होने लगता है। सीनेसेंस बेसिकली हम ऐसे कह सकते हैं कि जो उसकी ओल्ड स्टेज होती है, जो प्लांट की डेथ होने को होती है, मतलब लास्ट स्टेज होती है, जिसमें इनिशियली तो ऐसा होता है कि प्लांट की ग्रोथ स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा होती है, मैच्योरिटी तक जाती है, फिर उसके भी स्टेजेस आते हैं, तो वो हो जाएगा सेनेसेंस की स्टेज में। सेनेसेंस की स्टेज में बाकी सारे, क्योंकि वो सेल्स जो भी होते हैं उनकी डिवीजन की कैपेसिटी लॉस होने लगती है और मैच्योरिटी तक वो चीज़ बढ़ रही होती है, इसलिए फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ेगी। लेकिन सेनेसेंस के केस में वो जस्ट उल्टा होता है, तो उस केस में ये फोटोसिंथेसिस की रेट कम होने लगती है। ये हो गया आपका इंटरनल फैक्टर्स में। इसके साथ भी एक और फैक्टर आता है, वो हो गया इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन। ये यहाँ पे मैंने इंटरनल लिखा है, ये वो एक्सटर्नल वाला CO2 नहीं है जो बाहर से आ रहा है। इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन रहता है तो अप टू अ लिमिट फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस, पर उसके बाद से फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं करता है। इसके बारे में हम जो पढ़ेंगे लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, तो उसमें ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी इसमें बस यही ध्यान रखना है कि इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन होता है तो इनिशियली मतलब कि जब कंसंट्रेशन उसके हिसाब से ऑप्टिमम रहता है तो वो फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ती है, पर अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ जाएगी, उसकी भी एक लिमिट है। ये तो हो गया आपके इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर में जाने से पहले बात करेंगे लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। इस लॉ को दिया था ब्लैकमैन्स ने। ये तो साइंटिस्ट के नेम पे बेस्ड हो गया। ये लॉ बेसिकली ये बताता है कि अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन, और उसमें क्योंकि हमने फोटोसिंथेसिस में देखा था कि सिर्फ एक चीज़ तो सबस्ट्रेट होता नहीं है, वो 3-4 चीज़ें होती हैं जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही होती है। तो ये सारी जो भी सबस्ट्रेट है उस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को अफेक्ट करेंगे। उसमें भी वो वाला सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा जिसकी क्वांटिटी बाकी की कंपैरिजन में सबसे कम होता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इफ अ केमिकल रिएक्शन इज affected by more than one factor, then the factor which is at subminimal level will determine the rate of reaction. तो ये तो हो गया कि इन्होंने स्टेटमेंट जो दिया था वो क्या था। ये भी मतलब ये बेसिकली यही एक्सप्लेन कर रहा है
कि कोई भी एक केमिकल रिएक्शन चल रही है, उसमें एक से ज़्यादा फैक्टर है, मतलब एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट है उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा है उसमें से तो रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं है। वो बहुत ज़्यादा से पे डिपेंड नहीं करते, उसमें जो जितने भी सबस्ट्रेट यूज हो रहा है उसमें जिसकी क्वांटिटी सबसे कम होती है वो डिसाइड करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ये वो सबस्ट्रेट नहीं जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्रॉपर हमने ग्रीन लीफ लिया है, उसमें लाइट भी है और CO2 भी है, मतलब इनका जितनी क्वांटिटी चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए ये ऑप्टिमम लेवल पे है। पर अगर टेम्परेचर लो रहा, तो ये फोटोसिंथेसिस की रेट फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि इसको भी ऑप्टिमम लेवल पे होना चाहिए। ये नहीं कि इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा या फिर ऑप्टिमम है तो ये रिएक्शन अपने आप, क्योंकि रिएक्शन में सिर्फ ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसके लिए ये चीज़ भी चाहिए होगी। ये लॉ हमें अच्छे से और समझ आता है जब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लॉ ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट्स। हमने फोटोसिंथेसिस में ये रिएक्शन देखी थी, ग्लूकोज प्लस उसमें बेसिकली यही एक्सप्लेन होता है कि यहाँ पे ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 मॉलिक्यूल CO2 चाहिए होता है और 12 H2O चाहिए होता है। तो अगर ये जो इनका प्रपोर्शन है ये सही नहीं रहता तो ये रिएक्शन नहीं होती है। इसमें से जो प्रपोर्शन जो कम रहता है वो इस हिसाब से, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो अपने हिसाब से यूज़ करता है। ये नहीं कि चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा है वो अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा, क्योंकि जो उसके साथ काम कर रहा है उसके पास तो क्वांटिटी कम है। तो ये एक्सप्लेन करता है बेसिकली लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की। इसमें भी हम सबसे पहले बात करेंगे लाइट की। लाइट जो है वो नॉर्मली 2 टाइप से प्लांट को अफेक्ट कर रहा होता है। पहला तो इसकी क्वालिटी, और दूसरा इंटेंसिटी। क्वालिटी की बात करें तो जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें मेनली 400 to 700 नैनोमीटर की लाइट यूज की जाती है। ये वेवलेंथ हो जाती है लाइट की, जिसमें ये सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। तो ये जो रेंज है लाइट की इंटेंसिटी की, वो क्वालिटी की, इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये जो लाइट यूज हो रही है 400 to 700 नैनोमीटर की, इसका मतलब ये नहीं कि इससे ज़्यादा लाइट नहीं होती और इससे कम लाइट नहीं होती, पर फोटोसिंथेसिस में ये उसका ऑप्टिमम लेवल होता है, यानी इसी रेंज में वो फोटोसिंथेसिस कहेगा, इसलिए उसका नाम है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, जिसमें वो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है। इसमें भी मोस्ट इफेक्टिव होता है ब्लू एंड रेड लाइट। तो 400 एक्चुअल 400 हो गया और 700 नैनोमीटर की जो लाइट होगी, जो 400 वाला हो गया वो हो गया ब्लू लाइट की रेंज में आता है, और जो 700 नैनोमीटर वाला हो गया वो हो गया रेड लाइट में आता है। तो इसमें भी जो फोटोसिंथेसिस की रेट होती है वो ज़्यादा होती है। अगर बाकी इसके अलावा जो सबस्ट्रेट यूज होते हैं वो भी ऑप्टिमम लेवल पे होता है, ये भी हमने पढ़ा, वो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है। और इसमें सबसे लीस्ट इफेक्टिव होता है
तो ये तो हो गया कि लाइट में क्वालिटी कैसे अफेक्ट करती है। ध्यान देने वाली बात ये है कि जो भी इसकी रेंज है वो सिर्फ लाइट पर डिपेंड नहीं कर रहा होता है। हम इसकी स्टडी तब कर रहे हैं जब इसके अलावा जो बाकी सब फेवरेट चीज़ें होते हैं वो उनको ऑप्टिमम लेवल पे दिया गया है और सिर्फ लाइट में वेरिएशन देख के करके देखा गया, तो पाया गया है कि किसमें सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है और किसमें सबसे कम। ये तो हो गई लाइट की क्वालिटी के बारे में। अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी में हम नॉर्मली ऐसे कह सकते हैं कि लाइट की एक्चुअल अमाउंट कितनी ज़्यादा प्लांट पे आ रही है। तो अगर लाइट की अमाउंट इनिशियली कम रहेगी तो उस केस में, क्योंकि बाकी कंडीशन तो हमने ऑप्टिमम दी है, तो उस हिसाब से इनिशियली क्या होता है कि लो लाइट इंटेंसिटी में जब लाइट की अमाउंट कम हो तो फोटोसिंथेसिस की रेट डायरेक्टली बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम लाइट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस लीनियरली इंक्रीज करता है। इंक्रीजेस लीनियरली। लेकिन अगर हमने जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो इसमें एक और फिनोमेना पाई जाती है प्लांट्स में, वो होता है सोलराइजेशन। ये तब होता है जब जो लाइट की इंटेंसिटी है, जो इसकी एक्चुअल अमाउंट प्लांट पे आ रही है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उस टाइम ये जो क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय कर देता है और फोटोसिंथेसिस का इनहिबिशन होने लगता है। तो इस केस में ऐसा नहीं कि लाइट की इंटेंसिटी जब कम है तो फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, तो जब बहुत ज़्यादा लाइट दे देंगे तो फोटोसिंथेसिस होगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि उसकी जो क्लोरोफिल एक्चुअल जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है वो स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसमें फोटो ऑक्सीडेशन होने लगता है। तो फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है, ऐसा नहीं कि डिक्रीज होगा, फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, क्योंकि जिस स्ट्रक्चर पे फोटोसिंथेसिस होता है वही डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये हो गई आपकी लाइट इंटेंसिटी और ये हो गया रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इनिशियली हमने जो इसके अदर फैक्टर्स थे हमने उसको कांस्टेंट रखा है, सिर्फ हम लाइट की इंटेंसिटी में वेरिएशन कर रहे हैं, उसमें भी जो उसकी क्वालिटी थी वो हमने कांस्टेंट रखा है। तो जब इनिशियली लाइट की इंटेंसिटी कम होती है तो आप ये देख सकते हैं कि ग्राफ में ये लीनियर ग्रोथ हो रहा है, ये फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो लीनियरली बढ़ रही होती है। लेकिन एक लेवल में जाने के बाद हमने कितनी भी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई, जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो नहीं बढ़ रहा है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें सोलराइजेशन होने लगता है, और या ये भी हो सकता है कि उसके साथ जो अदर फैक्टर्स हैं उसमें से कोई एक कम हो गया, तो उस टाइम उसके बाद से लाइट जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहा ही नहीं, अदर फैक्टर्स लिमिटिंग हो गए। तो इस वजह से भी जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो फर्दर इंक्रीज नहीं कर सकती है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ए वो पॉइंट है जहाँ पे लाइट इंटेंसिटी बढ़ते ही फोटोसिंथेसिस की भी रेट बढ़ रही है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये सिर्फ इस लाइन तक है, जहां जब तक वो लाइन स्ट्रेट है, यानी ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे लाइट लिमिटिंग फैक्टर है। सी की बात करें, बी की पहले बात कर लेते हैं। बी हो गया जहां पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट फर्दर इंक्रीजिंग, यानी यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो सैचुरेट कर रही है, उसके बाद से कितनी भी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा है फोटोसिंथेसिस की रेट नहीं बढ़ रही है, क्योंकि उसकी इसमें
जो उसके अदर सबस्ट्रेट हैं लाइक CO2 का कंसंट्रेशन लाइट के हिसाब से जो उनका प्रोपोर्शन होता है उसमें कम पड़ गया हो, टेम्परेचर सही ना रहा हो, तो ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी बात से वो लाइट की जगह कोई और फैक्टर हो गया, वो लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की रेट नहीं बढ़ती है। It's not increasing further, it's not increasing. और C की बात करें तो C वो लाइट इंटेंसिटी है जहां पे फोटोसिंथेसिस सैचुरेट हो गया, वो फर्दर इंक्रीज नहीं कर रहा। फोटोसिंथेसिस इज सैचुरेटेड। तो ये तो हो गई लाइट इंटेंसिटी की बात। लाइट इंटेंसिटी में हमने ये पढ़ा कि हमने इसके जो अदर फैक्टर्स थे हमने उसको पहले कांस्टेंट कर दिया, सिर्फ लाइट की इंटेंसिटी में वेरिएशन किया है। उसमें भी हमने लो लाइट इंटेंसिटी से स्टार्ट किया, तो इनिशियली ये लिमिटिंग फैक्टर रहा। तो जैसे जैसे हम लाइट बढ़ा रहे हैं फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ रही है, पर जब हमने उसको एक लिमिट के बाद बहुत ज़्यादा कर दिया तो इसके अलावा क्योंकि फोटोसिंथेसिस में सिर्फ लाइट पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसके साथ अदर फैक्टर्स भी होते हैं। CO2 हो गया, मान लीजिए CO2 का कंसंट्रेशन, लाइट तो बहुत ज़्यादा हो गई, CO2 का कंसंट्रेशन उसके लाइट के हिसाब से कम बढ़ गया, तो उस हिसाब से फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो फर्दर इंक्रीज नहीं कर सकती। फिर बहुत ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी हो जाने पर जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल होता है लीव्स में वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, इस वजह से भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती है। और इसको हम आसानी से समझ सकते हैं इस ग्राफ में, जिसमें ये हो गया आपका लाइट इंटेंसिटी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनिशियली जब लाइट लो अमाउंट में है तो ये फोटोसिंथेसिस की रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज कर रहा है, और कुछ टाइम बाद वो सैचुरेट कर गया और फोटोसिंथेसिस की रेट नहीं बढ़ रही। तो ये तो हो गया आपका लाइट। अब हम बात करते हैं इसका जो सेकंड फैक्टर है। नॉर्मली जो लाइट होता है ऐसे देखा जाता है ये लिमिटिंग फैक्टर होता नहीं है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर जगह ऑप्टिमम लेवल पे मिल जाता है। इसके अलावा अदर फैक्टर्स होते हैं जो लिमिटिंग हो जाते हैं, क्योंकि ये तो ऑप्टिमम मिल गया पर इसको जिसके साथ काम करना है उसकी क्वांटिटी कम हो गई, तो फिर वो डिटरमाइन करता है रेट को। नॉर्मली ये लाइट डिटरमाइन नहीं कर सकता। कुछ केसेज होते हैं लाइक क्लाउडी स्काई, जब बादल लगे हुए हो तो उस टाइम लाइट नहीं रहती, तो उस केस में वो लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। डेंस फॉरेस्ट हो, यहाँ पे जब लाइट ऑप्टिमम ना मिल रही हो उस केस में भी वो लिमिटिंग फैक्टर हो गया। तो ये तो हो गई लाइट की बात। अब हम बात करते हैं हमारा जो अगला फैक्टर है CO2 कंसंट्रेशन। ये मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है। यानी मैक्सिमम अगर फोटोसिंथेसिस की केस देखा जाए केसेस में, तो जो CO2 का कंसंट्रेशन होता है ये कम होता है बाकी जो अदर सबस्ट्रेट्स हैं उसकी तुलना में। तो इस वजह से ये डिटरमाइन करता है कि फोटोसिंथेसिस की रेट क्या होती है। नॉर्मली CO2 जो कंसंट्रेशन होता है एटमॉस्फेयर में वो 0.3 to 0.4% का होता है। यानी अगर हमने पूरे एटमॉस्फेयर के एयर को 100 मान लिया, जितनी भी सारी गैसेज हैं, तो उसमें सिर्फ 0.3 से 0.4 ही कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट होता है। इसी वजह से, क्योंकि मैंने लिमिटिंग फैक्टर में भी बताया, जो लॉ वो भी यही स्टेट करता है कि जिसकी क्वांटिटी लेस होगी वो डिसाइड करेगा कि फोटोसिंथेसिस की रेट क्या होती है। तो नॉर्मली जो CO2 का कंसंट्रेशन है वो बहुत कम होता है, इस वजह से ये मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है। जो C4 प्लांट्स होते हैं इनको 360 माइक्रो पर लीटर चाहिए होता है कंसंट्रेशन फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और जो C3 होते हैं इनको 450 माइक्रो पर लीटर या फिर इससे ज़्यादा चाहिए कंसंट्रेशन। तो ये इनके लिए
ऑप्टिमम होता है नॉर्मली। तो अभी के जो कंसंट्रेशन की बात करें, जो CO2 का कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में, उस हिसाब से अगर देखा जाए जितनी इनकी रिक्वायरमेंट है, तो C3 के लिए जो CO2 का कंसंट्रेशन है वो मेजर लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है। यानी अगर CO2 का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ा दिया जाए तो जो C3 प्लांट्स होते हैं इनका जो फोटोसिंथेसिस की रेट होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। CO2 फर्टिलाइजिंग इफेक्ट। जो भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से CO2 का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में इंक्रीज कर रहा होता है, उससे मेनली सारे के सारे जो भी गैसेस रिलीज हो रही हैं उससे ज़्यादातर नुकसान ही होता है, लॉस होता है। लेकिन सिर्फ एक ही फ़ायदा होता है CO2 का इंक्रीज करने से, क्योंकि जो C3 प्लांट है उसके लिए, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन चाहिए होता है 450 माइक्रो पर लीटर, तो अगर CO2 की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है तो सिर्फ उसकी फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ती है। और अगर ऐसा होता है कि हमने मान लीजिए ग्रीन हाउस लिया, इसमें जो C3 के प्लांट्स हो गए लाइक टोमेटो, बेल पेपर, इसको जब हम ग्रीन हाउस में ग्रो करा रहे होते हैं तो उस केस में चूंकि वो बाउंडेड होता है तो CO2 का कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली उस बाउंडेड एरिया में बढ़ जाता है। CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, ये ग्रो कर रहा है, तो जो इनका प्रोडक्ट होता है प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। प्रोडक्टिविटी बढ़ी यानी ऑब्वियस सी बात है फोटोसिंथेसिस की रेट ज़्यादा हुई, उसने ग्लूकोज की सिंथेसिस ज़्यादा की, इस वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ी। और वो कैसे बढ़ा, क्योंकि ग्रीन हाउस में जो भी गैसेज रिलीज हो रही हैं वो बाउंडेड एरिया में होता है, तो वो सारी की सारी C3 प्लांट्स यूज कर लेता है। तो इसी फिनोमिना को हम कहते हैं CO2 फर्टिलाइजिंग इफेक्ट। यानी अगर CO2 का कंसंट्रेशन जो अभी एटमॉस्फेयर में है उससे अगर इंक्रीज कर जाता है तो उससे अब तक सिर्फ एक ही फायदा होता है, वो ये है कि जो C3 प्लांट्स होते हैं इनकी जो ग्रोथ होती है प्लांट फोटोसिंथेसिस करने की, प्रोडक्ट्स बनाने की, वो बढ़ जाएगी। ये हो गया आपका CO2 कंसंट्रेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं जो तीसरा फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करें तो डार्क रिएक्शन में कई सारे एंजाइम्स यूज हो रहे थे, उसमें से एक हमने पढ़ा था NADP रिडक्टेज एंजाइम, फिर ATPase एंजाइम ये था। तो वो ये डायरेक्टली उसके जो फोटोसिंथेसिस के एंजाइम्स हैं उनको अफेक्ट करता है, क्योंकि एंजाइम्स को फंक्शन करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। तो इस वजह से ये टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस की रेट को अफेक्ट कर सकता है, जिसमें C4 प्लांट्स के लिए 30 to 40 डिग्री सेल्सियस होता है रेंज, और C3 प्लांट्स होते हैं इनके लिए 20 to 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसा ये भी हो सकता है क्योंकि C4 प्लांट्स होती है, इसकी अलग से इसकी जो एनाटॉमी होती है वो C3 प्लांट से काफ़ी अलग होती है। ये हाई लाइट इंटेंसिटी को भी टॉलरेट कर सकता है, जबकि ये नहीं कर सकता। ये इसकी रेंज से यहीं से पता चल रहा है क्योंकि ये 30 to 40 डिग्री सेल्सियस में बेहतर वर्क करता है इन कंपेरिजन टू C3 प्लांट्स। इसके अलावा जो टेम्परेचर की बात करें तो ये प्लांट का किस रीजन में ग्रो कर रहा है उसके बेसिस पे भी ये डिपेंड करता है। ये हो गया आपके कि टेम्परेचर कैसे फोटोसिंथेसिस की रेट को अफेक्ट कर रहा है। अब हम बात करते हैं जो इसका लास्ट फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हम पढ़ रहे हैं, उसमें जो लास्ट है वो हो गया वाटर। वाटर की बात करें तो ये जो फोटोसिंथेसिस की डायरेक्ट रेट को मतलब डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है, इसका इफेक्ट प्लांट में होता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की रेट अपने आप इफेक्ट हो सकती है। अगर मान लीजिए वाटर स्ट्रेस कंडीशन है, यानी वाटर की अमाउंट कम है, उसमें क्या होगा नॉर्मली कि जो लीव्स होंगी वो मुरझा जाएंगी, विल्टिंग ऑफ लीव्स विल अकर,
जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो उसका सरफेस एरिया है वो डिक्रीज कर जाएगा। पानी कम रहा जिसकी वजह से पत्तियों का अपने आप सिकुड़ने लगेंगे, मुरझाने लगेंगे, जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया था, जो उसका एक्सपोज्ड एरिया था, वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को ले सकता था, वो नहीं होगा, सरफेस एरिया कम हो गया, तो फोटोसिंथेसिस की रेट ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाएगा। इसका इफेक्ट हम ये प्लांट पे पड़ रहा है जिसमें वो इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहा है। इसका फोटोसिंथेसिस पे अभी कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है। इसके साथ ही अगर पानी कम रहा तो स्टोमेटा क्लोज रहेगा, क्योंकि प्लांट खुद चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस ना हो, उसको कंजर्व करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से CO2 का कंसंट्रेशन प्लांट के अंदर वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाएगा। और चूंकि CO2 तो डायरेक्ट अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को, तो इस वजह से CO2 का कंसंट्रेशन अगर लेस रहा तो फोटोसिंथेसिस की भी रेट वो डिक्रीज कर जाएगी। वाटर जो होता है वो प्लांट को फोटोसिंथेसिस को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर सकता, उसका इफेक्ट सिर्फ प्लांट पे होता है। प्लांट के जो वेरियस स्ट्रक्चर्स हो गए उस पर उसको अफेक्ट कर रहा है, और उसकी वजह से ये डायरेक्टली उसके जो फैक्टर्स होते हैं जिनको वो अफेक्ट कर रहा है, उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो जाती है। वाटर स्ट्रेस कंडीशन में रही तो लीव्स मुरझा जाएंगे, उनके सरफेस एरिया कम हो जाएगा, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो जाएगी। और अगर पानी कम रहा तो स्टोमेटा, क्योंकि वो वाटर लॉस नहीं करना चाहेगा, वो खुद कंजर्व करना चाहेगा, जिसकी वजह से वो स्टोमेटा को ओपन नहीं करेगा, क्लोज कंडीशन रहेगी, तो जो CO2 का कंसंट्रेशन होगा वो कम होगा, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की रेट डिक्रीज हो जाएगी।